तो है वेलकम स्टूडेंट्स, हम दुर्गानंद कुशवाहा। मैं आपको क्लास 10th के लिए और क्लास 9th के लिए बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। और आज हम एक नया चीज़ पढ़ने वाले हैं। नया चीज़ कहने का ये मतलब है कि हमने क्लास 10th का बायोलॉजी एक एक चैप्टर यानी कि चैप्टर वाइज हमने कवर कर रखा है। और आज हम लोग वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का और लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन का। अब हम आज से क्या करेंगे, हमारे बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर है वो सभी को क्विक रिवीजन करेंगे, यानी कि वन शॉट में रिवाइज करते चलेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन को रिवाइज करना है। अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब पर देख सकते हैं, हमने न्यूट्रिशन का फुल वीडियो डाल रखा है। अगर आप काफ़ी टाइम बचाना चाहते हैं या आपने पहले पढ़ रखा है और आप चाहते हैं कि हम एक रिवीजन करें तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आएगा। और हालांकि वन शॉट है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे चीज़ कवर कर दूं और करूंगा, ठीक है। तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लाइफ प्रोसेस। बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता होगा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब है, देखो यार, अगर अपने सराउंडिंग में देखोगे ना तो यहाँ पे दो तरीके के ऑर्गेनिज्म नज़र आएंगे। मतलब दो तरीके के लोग नज़र आएंगे। एक ऐसा जो नॉन लिविंग है, हम कह सकते हैं कि उसके पास लाइफ नहीं है, और एक ऐसा जिसके पास लाइफ है, जिसको हम लोग लिविंग बोलते हैं। अब बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई चीज़ लिविंग है और कोई चीज़ नॉन लिविंग है। उसमें एक और चीज़ है मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। और जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन चलते होते हैं, केमिकल रिएक्शन चलते होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। और अगर किसी लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो रहा है वो मर जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि यार हमारे बॉडी में ना कुछ ऐसे प्रोसेस चलते होते हैं जो हमें ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो प्रोसेस नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। तो किसी भी लिविंग थिंग्स के बॉडी में जो प्रोसेसेस होते हैं और जो वह प्रोसेस लाइफ को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। नाम से लग रहा है ना, लाइफ प्रोसेस। लाइफ है किसकी वजह से, कुछ प्रोसेस की वजह से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अब हम बात करते हैं वो कौन कौन सा प्रोसेस है जो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा लाइफ के लिए, जिसमें सबसे पहला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में ही आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर हमसे पूछा जाए भाई साहब न्यूट्रिशन क्या होता है, तो हम कहेंगे देखो यार, न्यूट्रिशन का मतलब होता है भोजन को खाना, ठीक है। इनटेक ऑफ फूड, और उस खाए हुए भोजन का यूटिलाइजेशन करना, यानी कि इनटेक ऑफ फूड और यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, हम इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब हमारे पास सवाल है कि हम भोजन क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए, ठीक है। ये तो सिंपल सा बात है। तो मान लीजिए कि हम भोजन नहीं खा रहे हैं और भोजन का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि हमारे बॉडी में, किसी भी लिविंग थिंग्स के बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं हो रहा है, तो समझ सकते हैं आप कि वह लिविंग नहीं रह पाएगा। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग रखने के लिए उसके बॉडी में न्यूट्रिशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी प्रकार का जो सेकेंड प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का क्या मतलब होता है, रेस्पायरेशन का मतलब होता है हमने जो भोजन खाया उस फूड से एनर्जी बनाना। फूड से एनर्जी बनाने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रेस्पायरेशन। अब हम फूड खाते क्यों हैं, एनर्जी के लिए। अब आप मान लीजिए कि हमने फूड खा लिया, फूड डाइजेस्ट भी हो गया, लेकिन उस फूड से एनर्जी नहीं बन रहा है, यानी कि वहाँ पे रेस्पायरेशन का काम नहीं हो रहा है। तो जब रेस्पायरेशन का काम नहीं होगा तो हम लिविंग नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जब हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा तो और जो सारे काम हो रहे हैं वो कैसे होगा। मतलब रेस्पायरेशन भी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है हमारे बॉडी में जो सब्सटेंसेज हैं उनका एक जगह से दूसरे जगह तक जाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, अगर हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए तो आप समझ सकते हैं कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब यह भी लाइफ प्रोसेस है। और एक और चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है, हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उस मेटाबॉलिक रिएक्शंस के द्वारा, उस मेटाबॉलिक रिएक्शंस के टाइम पर कुछ ख़राब चीज़ें भी बनती है, कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी बनते हैं जो हमारे काम का नहीं
नहीं है, तो उसी वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि एक्सक्रीशन नहीं होने की वजह से हमारी मृत्यु हो सकती है। मतलब ये भी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है। तो ये चारों का चारों जो प्रोसेस है इसको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब एक हमारे पास चीज़ है, हमारे बायोलॉजी में भी दिया हुआ टॉपिक है, चैप्टर है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बनना। अब आप सोच सकते हैं कि कोई भी एक इंडिविजुअल ये सोच ले कि भाई साहब हमको रिप्रोड्यूस नहीं करना है, हमको शादी ही नहीं करनी है, हमको बच्चे नहीं पैदा करने हैं, तो क्या वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा? नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अगर एक ऑर्गेनिज्म को ये सोच रहा है कि हमें रिप्रोड्यूस नहीं करना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मतलब रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म लिविंग रह सकता है। तो इसलिए हम इसको रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये लाइफ को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हाँ, ये अर्थ पर स्पीसीज़ को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर सारा का सारा ऑर्गेनिज्म ये सोच ले, मान लीजिए कि ह्यूमन है, अगर सारा का सारा इंडिविजुअल ये सोच ले कि हमको बच्चे नहीं पैदा करना है, हमको रिप्रोड्यूस ही नहीं करना है, तो आप समझ सकते हैं कि अर्थ पर से ह्यूमन सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगा। मतलब रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन और सारे के लिए तो है। तो ये हमारा हल्का हल्का सा लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन हो गया। और मेनली जो हमें आज के टॉपिक में पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है मेनली न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के बारे में मैंने बताया कि फूड का इंटेक और उसका यूटिलाइजेशन क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। इंटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज नॉन एज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, अपने पास अपने सराउंडिंग में बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म है और वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से भोजन लेते हैं। उसको हम बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपना भोजन ले रहा है, किस तरीके से न्यूट्रिशन ले रहा है, उसको हम बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो जनरली न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, दो मोड होता है न्यूट्रिशन का। एक को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड अनदर इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिशन का वह मोड जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बना लेगा, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद नहीं बना रहा है, वह अपने भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट या तो एनिमल्स पे डिपेंड हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे हम लोग इंसान हैं, तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, हम भोजन के लिए प्लांट पे डिपेंड है। कैसे? मान लीजिए कि हमारे पास चावल नहीं है, दाल नहीं है, तो हम अपना भोजन कैसे बनाएंगे? मतलब अल्टीमेटली हम भोजन के लिए प्लांट पे डिपेंड है, तो हम हेट्रोट्रॉफ्स है, हमारे अंदर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। लेकिन ऑटोट्रॉफिक किस में होगा? ऑटोट्रॉफिक होता है ग्रीन प्लांट्स में। जितने भी अर्थ पर ग्रीन प्लांट्स है, कुछ बैक्टीरिया भी, ठीक है, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो सारे के सारे में क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। यानी कि ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। तो हमारे पास सवाल है कि सर ग्रीन प्लांट के पास ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसकी वजह से उसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, लेकिन हम हेट्रोट्रॉफ्स है। हम दोनों को डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बात करेंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बात करेंगे। पहले हम लोग हेट्रोट्रॉफिक को एक बार शॉर्टली देख लेते हैं। तो ये जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये भी अलग अलग तरीके का होता है। जनरली जितने भी एनिमल्स है वो सारे के सारे हेट्रोट्रॉफी होते हैं एक्सेप्ट सम वंस, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कई सारे टाइप के होते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वैसा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म मरे हुए प्लांट्स एवं एनिमल्स से अपना भोजन लेगा, उसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे सेप्रोफाइट्स। जैसे कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगी भी होते हैं जैसे मशरूम, तो हम यहाँ पे कुछ फंगस भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मशरूम है, ईस्ट है, तो वो सारे के सारे क्या है? सेप्रोफाइट्स है, यानी कि उनमें सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब एक ऑर्गेनिज्म भोजन के लिए मरे हुए प्लांट या और एनिमल्स पे डिपेंड रहेंगे, ठीक है। सेकेंड होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रह करके भोजन लेगा विथआउट किलिंग देम। मतलब जैसे हमारे स्टोमक में एक एनिलीड होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? केचुआ, हिंदी में केचुआ ना, अर्थवर्म यार, ठीक है। अर्थवर्म टाइप का कीड़ा होता है, एस्केरिस, हमारे स्टोमक में होता है ना। वो क्या करता है? हमारे बॉडी में रह रहा है, हमसे भोजन भी ले रहा है, हमको नुकसान भी पहुंचा रहा है, ठीक है। बाल में होता है कुछ कुछ,
लड़कियों के बाल में जनरली, ठीक है, बड़े बड़े बाल होते हैं ना उनके, तो उसमें वो ढील वगैरह सब कुछ बोलते हैं उसको, कीड़े फर जाते हैं। वो क्या कर रहा है, हमारे बॉडी में ही रह रहा है, हम ही से भोजन ले रहा है, हम बोलेंगे वो पैरासाइट है, ठीक है। लड़की की कृपया बुरा ना माने, जस्ट फॉर फन, ठीक है, इट वाज जस्ट अ मजाक, ठीक है। पैरासिटिक किसको बोलेंगे, जब कोई एक ऑर्गेनिज्म भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रह रहा है, हम उसको बोलेंगे क्या, पैरासिटिक। और जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रह रहा है उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे होस्ट। एग्जांपल इसका क्या है, अर्थवर्म, ठीक है, अर्थवर्म पैरासाइट्स है, ठीक है। अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो कस्क्यूटा, ये भी पैरासाइट होता है, ठीक है। और थर्ड है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इंसान में, हम लोग जो भोजन खा रहे हैं ना उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इंसान में, अमीबा में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, पैरामीशियम में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म भोजन को सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म में लेगा और उसको डाइजेस्ट करेगा शरीर के अंदर, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमने अभी इतना चीज़ पढ़ा, ठीक है, न्यूट्रिशन का हल्का हल्का सा। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सिंपल सा मतलब है कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बना लेता है। अब हमारे पास सवाल है कि कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ठीक है, कैसे यह संभव हो पाता है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। इसको हम दो टॉपिक कह सकते हैं, या तो ऑटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स या न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, या आप इसको बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उसमें न्यूट्रिशन कैसे होगा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। प्लांट्स में भी न्यूट्रिशन बहुत सारे टाइप का होता है। अभी मैंने बताया आपको कस्क्यूटा पैरासाइट्स है, मतलब कुछ ऐसे भी प्लांट है जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, बट कुछ ऐसे प्लांट है, कुछ नहीं, क्या मैक्सिमम प्लांट है ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। मतलब ग्रीन प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल है वो ऑटोट्रॉफी होते हैं। तो ऐसा क्या होता है प्लांट में, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो देखो यार, सबसे पहले तो प्लांट में न्यूट्रिशन होता है एक प्रोसेस द्वारा, ठीक है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है। ग्रीन प्लांट्स में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब इस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इस फोटोसिंथेसिस में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। याद रखिएगा इस बात को, फोटोसिंथेसिस में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा। क्या मतलब है इसका, हम अभी जस्ट आपको समझाएंगे। अभी आप अगला जानिए कि ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, इनके लिए 4 चीज़ की ज़रूरत है। रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। तो रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, इनमें सबसे जो पहला चीज़ है वो आता है सनलाइट। अगर हमें ऑटोट्रॉफ बनना है, यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन द्वारा भोजन बनाना है, यानी कि फोटोसिंथेसिस करना है, तो हमको सनलाइट चाहिए। और क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। और क्या चाहिए, वाटर चाहिए। और क्या चाहिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। तो ये 4 चीज़ चाहिए अगर हमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करना है तो, यानी कि प्लांट में इन चारों चीज़ों का यूज़ करके भोजन बनता है। तो अब हमारे पास सवाल है कि सर कैसे, हाउ दीज 4 रॉ मटेरियल्स कंबाइन एंड फॉर्म ग्लूकोज, यानी कि फूड। तो अपने पास सवाल यही है। तो हम लोग देखो इसको एक्सप्लेन करेंगे सिंपल वे में, बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला क्या होगा, ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सबसे पहला स्टेप याद रखिएगा। तो फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला काम क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या कर रहा है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का क्या काम होता है, क्लोरोफिल का क्या काम होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। तो क्लोरोफिल क्या कर रहा है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। और सेकंड में इस सनलाइट का क्या होगा, प्लांट ने जो सनलाइट एब्जॉर्ब किया उसको लेकर के क्या करेगा, तो ये सनलाइट क्या करेगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा। यानी कि सेकेंड स्टेप होगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर।
स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर को तोड़ने का काम होगा और इससे क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, अब ये जो हाइड्रोजन बना और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यह दोनों कंबाइन करेगा, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंबाइन करेगा और यहाँ पे ग्लूकोज बना देगा, फूड बना देगा। ठीक है, मतलब थर्ड जो स्टेप होगा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपको पता होगा रिडक्शन, केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा आप लोग। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहाँ पर जो सनलाइट एब्जॉर्ब हुआ ना वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो पानी को तोड़ने का काम करता है। तो सेकेंड स्टेप आप ये भी लिख सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू, मतलब लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये भी आप स्टेप लिख सकते हैं। तो ये 3 स्टेप में फोटोसिंथेसिस होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि फोटोसिंथेसिस में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। कैसे, देखिए हमने जो ये आपको बताया रिएक्शन, ऐसे ऐसे पानी वगैरह टूट रहा है, रिडक्शन फिडक्शन हो रहा है, इसको मैं सिंपल वे में लिखता हूँ। तो हमने क्या किया, वाटर लिया और CO2 लिया, वाटर लिया और CO2 लिया, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में इन्होंने क्या करा, भोजन बनाया, यानी कि ग्लूकोज बनाया, C6H12O6 बनाया। और वाटर के स्प्लिटिंग से ये जो ऑक्सीजन बना था ना, हाइड्रोजन जो बना था वो तो CO2 के साथ जुड़ के भोजन बना दिया, लेकिन ये ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि प्लांट ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, बोलते हैं ना। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है, वाटर से आता है, वाटर के स्प्लिटिंग से आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज करता है वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, वाटर से आता है। यहाँ पे देखिए वाटर के पास भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी ऑक्सीजन है, लेकिन जो प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, वाटर से आता है। तो ये वाटर चला गया एयर में, तो हमने क्या करा, वाटर मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भी बनता है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बनता है, तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, 6H2O। ठीक है, यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अभी मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाटर कितना है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का क्या मतलब है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का क्या मतलब है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीजन 12 बने, 12 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन भी बने, 12। देखो यहाँ पर यार कितना ऑक्सीजन है, 6 ना, तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी 6 बनेगा। क्यों, जितना वाटर रहेगा उतना ही ना ऑक्सीजन बनेगा। क्यों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीजन बनता है वो वाटर से बनता है। इसका मतलब अगर यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है तो वहाँ पर 6 ही ऑक्सीजन बनना चाहिए, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन कितना बन रहा है, वहाँ पर तो 12 ऑक्सीजन बन रहा है। वहाँ पे देखो ना 12 ऑक्सीजन बन रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 6 वाटर है, तो हमारा फंडा सही नहीं बैठ रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 12 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 12 करना पड़ेगा। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन हुआ। वहाँ पे आप H2O भी लगा सकते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस आपको क्लियर हो गया। ये हमारा था फोटोसिंथेसिस प्लांट में, यानी कि आप बोल सकते हैं कि प्लांट में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है। अभी जो हमारा अगला टॉपिक है, वह अगला टॉपिक हमारा ये है कि अब एनिमल्स में कैसे होता है न्यूट्रिशन।